नेक्स्ट पर्सन को आ रही है आवाज? एक बार कंफर्म करो। हाँ सर, आ रही है। नहीं, नेक्स्ट पर्सन कौन है? शेख अमीन। आप वाइस पे बोलो, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, माइक खराब है आपका। ठीक है। तो एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या करते हो आप लोग, बता सकते हो मेरे को एक बार? निखिल आप क्या करते हो? आदित्य और लोग तो पता नहीं, ज्वाइन नहीं किए, कोहली के भी साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ कंपनी, हम्म। यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में। अच्छा। MRR सॉफ्टवेयर, तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डेवऑप्स इंजीनियर हूँ वहाँ पे। हम्म। और मेरा वर्क वहाँ पे यानी गिटहब एक्शन हम्म। और अजूरे पे है। गिटहब एक्शन और? अजूरे, अजूरे डेवऑप्स पे। अच्छा, अज्योर डेवऑप्स पे गिटहब एक्शन और अज्योर डेवऑप्स। चलो बहुत हाँ, बढ़िया। यस सर। कितना एक्सपीरियंस है टोटल आपको निखिल? सर 4 ईयर। 4 ईयर। कौन कौन सा डोमेन में काम किया आपने पास? पास्ट मीन्स, यहाँ पे मैंने आईटी, मेरा पहले तो यानी दूसरे डोमेन में वर्क था। हम्म। मैंने स्विच किया आईटी में। हम्म। तो मेरा पहले AWS पे वर्क था। हाँ। और अभी जो जो ज्वाइन किया हूँ मैंने नई कंपनी, हम्म। तो उस पे पूरा अजूरे और गिटहब एक्शन पे है। अच्छा, अज्योर और गिटहब एक्शन पे, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके लिए मुझे यानी पहले जो था वो पूरा अलग था, और अभी जो है पूरा अलग ही हो गया है। तो अच्छा। इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी जा रही है वहाँ अच्छा, पे। चलो बहुत बढ़िया। आदित्य? सर मेरा 7 इयर्स एक्सपीरियंस है। अच्छा, 7 ईयर और ओके। हाँ, मैं यहाँ इन्फोसिस में अभी जो है मतलब कर रहा हूँ, 2 साल हो गया। अच्छा। और मेरा टेक्नोलॉजी है, .NET है, MVC, .NEट कोर, वेब एपीआई। अच्छा, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट है एज्योर और इसकी डेवऑप्स की। चलो बहुत बढ़िया। तो शुरू से आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड में ही हो? हाँ, डेवलपमेंट स्टार्ट। अच्छा, शेख अमीन आप मोबाइल से ज्वाइन करके बोल सकते हो शेख। आपका क्या एक्सपीरियंस है? शेख आप मोबाइल पे ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपका लैपटॉप का माइक खराब है तो मोबाइल पे ज्वाइन करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हो मेरे साथ। तो एजोर डेवऑप्स के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है निखिल आपको? अभी तो उतना पता है कि यानी जैसे अभी मैंने AWS पढ़ा हूँ, हम्म। जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो अभी तो रिसेंटली ये भी एक अजूरे भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है। हम्म। तो रिसेंटली यानी ये भी अभी मार्केट में अभी सेकंड नंबर पे चल रहा है अजूरे हम्म। क्लाउड। तो एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म मैंने भी यूज कर रहे हैं अभी हम लोग भी वहाँ पे। बट वहाँ पे हमारा कैसा है कि अजूरे पे सर्वरलेस है पूरा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आदित्य आप क्या बताओगे अजोर डेवऑप्स को लेके? अजोर और सर ये क्लाउड टेक्नोलॉजी है, तो जैसे वहां पर एप्लीकेशन पोस्ट करते करते थे पहले से, आईएएस में अभी भी करते हैं। हम्म। तो वहां पे ना करके क्लाउड में होस्ट करना एप्लीकेशन। अच्छा, ये तो आपका एजोर क्लाउड हो गया। जो डेवऑप्स के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? टू टीम साइमल्टेनियसली काम करती है, डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट विजय।
Okay, so hi, हाय, कैसे हो? I'm audible. ऑडिबल. Okay, so Sanjay, yeah, Azure DevOps basically what we'll do. So end to end, it will provide some platform while development to production. We will do the setup of the pipeline and all. While actually it comes under the DevOps or SRE engineers. So once the dev team will be ready with their code and microservices and all, so the next thing the infra team has responsibility to build this kind of infrastructure using Azure cloud and all, where application can be deployed and delivered to the customers. So this is my understanding. There we have a lot of things like the build tool, like Jenkins and other, like an alternative of Jenkins might be Azure provided some kind of build tool, and CI/CD pipeline will be there, and we will deploy in a Kubernetes cluster, AKS or EKS or so, whatever Azure provided, uh, like that. Okay. चलो, बहुत बढ़िया. देखो, थोड़ा अगर हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म की अगर थोड़ा सा बात करें, तो पहले इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे डेवलपर ने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने के बाद हमें उसे कस्टमर को डिलीवर करना है. मान लो अगर आपके पास ये कोई सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पे बैठ के डेवलपमेंट किया डेवलपर के थ्रू, ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट रेडी है, ये कस्टमर को डिलीवर करना है, तो हम लोग क्या करते थे, एक हार्डवेयर हम लोग मार्केट से परचेज करते थे. ठीक है, ये हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन मान लो 64 GB, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो 64 GB रैम है, और 32 कोर का CPU है, और 1 TB की हार्ड ड्राइव. तो आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे लाया और डिप्लॉय कर दिया. एप्लीकेशन यहाँ पे लाके आपने क्या किया, डिप्लॉयमेंट कर दिया. अब कल को क्या होगा कि आपने जो डिप्लॉय किया है, आपके जो कस्टमर हैं जो इस सर्वर को रीच करते हैं उस सर्विस को गेट करने के लिए, और इतने ज़्यादा कस्टमर आ गए कि आपका ये रिसोर्सेज फुल हो गया, तो फिर आपने क्या किया, और एक सर्वर लिया, सेम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की, 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 और एक सर्वर, और एक सर्वर. सर्वर इस तरीके से इंक्रीज होते थे. इस तरीके से इन सारे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए, स्टोरेज चाहिए. धीरे 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 सर्वर और इंक्रीज होता गया, और इसको हमने बोला डेटा सेंटर. क्या बोला इसको हम लोगों ने, एक डेटा सेंटर हैशटैग दे दिया. और कौन सा डेटा सेंटर हैशटैग दे दिया, प्राइवेट. क्यों प्राइवेट दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप हमारी बिल्डिंग के अंदर. राइट, क्या है, हमारी बिल्डिंग के अंदर. अब क्या हुआ, मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर आए, जैसे अमेजोन अमेजोन आया, AWS वाले, और उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म दिया, AWS
प्लेटफॉर्म दिया और आपसे बोला कि आप AWS पे जाइए, लॉगिन करिए, और लॉगिन करके आप ये पूरा VMs वहाँ पे ले सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि एज अ वर्चुअल होगा। क्या होगा? एज अ वर्चुअल होगा। तो सेम चीज एजोर वाले ने भी किया, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने भी किया। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने भी किया। उन्होंने अपना एक एजोर का प्लेटफॉर्म तैयार किया और आपसे बोला कि आप अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजोर के प्लेटफॉर्म पे जाके ये इस तरीके से VM क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस ले सकते हैं। Yes, sorry to interrupt you. The things that you are talking right now. So, what a Azure is AWS provided, that was EC2, correct? राइट, AWS पर EC2। And Azure VM, what alternative Azure provided for that? What is the name? And I don't know about Azure. So it's a is Azure VM or what? What you want to be say? Because right now I'm just clearing basic concept, not particular name of the service. No, thank you. Yeah. तो क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट पे आए और उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और आपको ये VMs वहाँ पर देना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे ही एजोर वालों ने किया, ऐसे ही गूगल क्लाउड वालों ने दिया किया। और आज 360+ मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो ये कंसेप्ट को फॉलो कर। एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने बैकएंड में ऐसा क्या किया है। तो बैकएंड में ये सर्विसेज जो आपको मिल रही हो किस तरीके से मिलती है, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड करता हूँ बेसिक चीज़ें। मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन मान लो 64 GB है। 64 GB है, 32 कोर CPU है और 1 TB हार्ड ड्राइव। मैं भी एजोर वालों की तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी AWS वालों की तरह बनना चाहता हूँ। कैसे बनूंगा? अगर ये समझ आ गया तो आपको इनके बैकएंड का रीज़न समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या है मार्केट में आप लोगों को पता है? बता सकते हैं मुझे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या क्या है? हाँ जी, किसी को भी पता है आप में से? कभी सुना है पहले नाम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन? और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं और वर्चुअलाइजेशन का नाम बता दो कौन कौन सा है। हाइपर भी करके और देखो, एक तो VMware हो गया, एक ओपन स्टैक हो गया, हाइपर वी हो गया, से बहुत सारे मार्केट में हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके पास जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं, जैसे रैम है 64 GB, CPU है 32, 1 TB जो हार्ड ड्राइव है, इसको आप वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो। तो मैं एक छोटी सी VM बनाऊंगा और इसको मैंने रैम असाइन कर दिया 1 GB, मैंने इसको CPU असाइन कर दिया 1,
हार्ड ड्राइव असाइन कर दिया 30 GB, और ये एक VM हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब आप कैलकुलेट कर लो, 64 GB है, इसका मतलब मैं 64 VM 1 GB की बना सकता हूँ। मैंने 1 GB की 64 VMs बनाए। उसके बाद मैंने एक रेडी टू मूव इमेज बनाई, मान लो लिनक्स की रेडी टू मूव इमेज बनाई। फिर मेरे पास यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी है, सब कुछ है। फिर मैं गया, एक ERP बेस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया। यहाँ पर एक ERP बेस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया। मैंने अपनी एक होस्टिंग सर्वर लिया। मैंने अपना एक DNS सर्वर लिया, और मैंने DNS सर्वर में कुछ इस तरीके से एंट्री कर दी। इस तरीके से www.technicalcloud ये करती। उसके बाद मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, किसी को भी VMs चाहिए होगा, ये कोई बंदा है, अगर उसको अपनी कुछ डेटा सेंटर बनाने के लिए या कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए उसके पास अगर हार्डवेयर नहीं है, तो मैंने उसको अनाउंसमेंट किया कि आप मेरी वेबसाइट पे आओ, अकाउंट क्रिएट करो, और वहाँ पे आपको ये VM मिल जाएंगे। इसने क्या किया, आपने लैपटॉप के ब्राउज़र पे मेरी ये साइट को ओपन किया, मेरी वेबसाइट खोली। वहाँ पे मैंने इस तरीके से डेवलपमेंट कोडिंग डिज़ाइन की है कि मैं मुझे उससे मेरे ये सारे VM दिखने लगे। उसने जस्ट फ्यू क्लिक किया, और वो VM, ये वहाँ पे जो VM थी, वो इसे एक्सेस होने लगी। उसने क्या किया, VM को एक्सेस किया, VM पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की, और उसने होस्ट किया, और उसने अपना जस्ट बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसे अपना बिजनेस करने के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी, ये मार्केट से ना बाय करके मेरी वेबसाइट से बाय करके। बट फर्क ये है कि उसने जो कंप्यूटर लिया है वो उसके पास नहीं है, वो मेरे हार्डवेयर पे चल रही है, बट उसे ऐसा रिएक्ट कर रही है कि ये उसका कंप्यूटर है। तो ये सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, चाहे AWS की बात करो, चाहे Azure की बात करो, चाहे गूगल क्लाउड की बात करो, इन्होंने इसी तरीके से सेटअप किया। अब फर्क इनमें और मुझ में क्या है, इनमें फर्क ये है AWS में और Azure में, कि एक कंपनी को डेटा सेंटर जीरो लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक लगाने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ सर्विसेज की नीड होती है, हर सर्विसेज वो इसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर ये बंदा मुझे कहे कि मुझे 128 GB का सर्वर आपसे चाहिए, तो मैं 128 GB का सर्वर इस क्लाइंट्स को तभी प्रोवाइड कर पाऊंगा जब मेरे पास बैकएंड में वो रिसोर्सेस हो। तो मेरे पास तो 64 GB ओनली है, मैं इसे 128 GB दे ही नहीं सकता। अगर मुझे इस क्लाइंट को 128 GB देना है, तो मुझे पहले अपना सर्वर बैकएंड से एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। कल को ये क्लाइंट मुझसे कहता है कि मुझे स्टोरेज चाहिए आपसे, और वो मेरे से इतनी ज़्यादा स्टोरेज मांग रहा है कि मेरे बैकएंड में है ही नहीं, मैं उसे कब प्रोवाइड कर पाऊंगा? जब मैं बैकएंड में अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपेंड करूँ। कल को ये मेरा कस्टमर कहता है मुझे लोड बैलेंसर की सर्विस चाहिए, मैं उसे लोड बैलेंसर की सर्विस कब दे पाऊंगा? जब बैकएंड में मैं उसे एक्सपेंड करूंगा या सेटअप करूंगा। कल को ये मुझसे बोलता है कि मुझे ऑटो स्केलिंग की सर्विस चाहिए, मैं कब दे पाऊंगा? जब मैं बैकएंड में उस चीज का अरेंजमेंट करूंगा। उस चीज का सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए। कल को ये कस्टमर मुझे बोलता है कि मुझे DNS की सर्विस चाहिए, क्या आप प्रोवाइड करते हो? बिल्कुल, बट कब?
जब मैं यहाँ सेटअप करूंगा। सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कल को ये बंदा कहता है कि मुझे एपीआई की सर्विस चाहिए। अब एपीआई की सर्विस मैं उसे कब दूंगा? जब मैं यहाँ बैकएंड में अपने डेवलपर से और रिसोर्स से सेटअप करूंगा। इनके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कल को ये बंदा मुझसे कहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए मुझे कोड कमिट चाहिए। वर्जनिंग कंट्रोल सर्विस आप देते हो क्या? जैसे गिटहब है। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं देता हूं, तो मुझे यहाँ पहले सेटअप करना। कल को ये कस्टमर मुझे कहता है कि आप क्यूबरनेटिस की सर्विस देते हो क्या? मैं बोलता हूँ हाँ मैं देता हूँ, बट कब दे पाऊंगा? जब मुझे यहाँ पर बैकएंड में सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कल को ये बंदा बोलता है कोड को बिल्ड करने के लिए माविन जैसी कोई सर्विस देते हो, तो कोड को बिल्ड करने के लिए सर्विस मुझे देना है, तो मुझे यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सारा का सारा खेल किस चीज का है? पैसा का है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी या जोर वाले जैसे और एडब्ल्यूएस वाले की तरह बनने में कोई आपको नहीं रोक सकता। नॉलेज तो बाजार में मिल जाता, पैसा चाहिए। अब सेटअप कैसे लगेगा? आपके पास पैसा है, आप वेंडर को पैसा फेंकते जाओ, वेंडर आके सब कुछ करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो अगर हम एडब्ल्यूएस की बात करें तो क्या एडब्ल्यूएस आईटी बेस्ड कंपनी थी? सवाल उठता है नहीं। एडब्ल्यूएस क्या थी? एक प्रोडक्ट बेस्ड थी। कौन सा प्रोडक्ट? भाई जो आपको इनकी साइट पे मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट के। ई कॉमर्स बेस्ड थी, किंडल वगैरह सेल करते थे। लेकिन इन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और इतना पैसा लगाया, हर एक कंपनी को बाय कर लिया, हर एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आईबीएम वाले को बोला कि आप अपने डेल के सर्वर आके लगाओ। माइक्रोसॉफ्ट वाले को बोला आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दो। लिनक्स वाले को बोला रेडिट को आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दो। सिस्को वाले को बोला आप अपना राउटर लाके दो। सबसे बात किया और एक्सपर्ट लेवल के बंदे रखे, पीछे बैकएंड में ऑर्गेनाइज किया और बोला कि जो चीज चाहिए डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए A to Z मैं आपको देता हूं। अब आपको दुकान जाने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। हेलो। Yes, yes, it's clear. ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखो, आप आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे ग्रोसरी के सामान लेने के लिए आप बाजार जाते थे। आज आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं। क्यों? ब्लिंकिट वाले आ गए, जैप्टो वाले आ गए, है ना, बिग बास्केट वाले आ गए। ये आपसे क्या कहते हैं? हमारी वेबसाइट को डाउनलोड करो, हमारे ऐप्स को डाउनलोड करो, और आप घर बैठे जो चीज चाहिए ऑर्डर करो। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल गया। आपका वो ग्रोसरी का आइटम आना आज आपको वो बैकएंड वो दुकान से ही आ रहा है। तो बैकएंड में सब कुछ आज भी वही है, बट फर्क ये हो गया। और इन्होंने इतने बड़े कैपेसिटी में चीजों को सेटअप किया है कि आपसे कमिटमेंट कहते हैं कि अनलिमिटेड जीबी के रिसोर्सेस हैं। पूरे वर्ल्ड के यूजर्स आ जाए तो भी रिसोर्सेस खत्म नहीं होंगे। क्यों? इस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आपको पता रहता है कि फंक्शन में 200 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे। राइट? आप उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हो और फिर आप बोलते हो खाना कभी खत्म नहीं होगा। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड के लोगों को पहले प्रिडिक्ट किया है कि ये वर्ल्ड में कितनी लोग हैं जो डेटा सेंटर यूज करते हैं, कितने लोग हैं जो आईटी रिसोर्सेज चाहिए। उस हिसाब से फिर ये सेटअप पीछे एक्सपेंड करते जाते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। कंफर्म करो। Yeah. आदित्य, Yeah. नितिन, निखिल। Yes, yeah. ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया?
जो कंपनी अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कंपनी को आप देख रहे हो कि अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। ऑनलाइन लेके जाने का मतलब क्या है? अगर मैं पुराना वाला कंसेप्ट की बात करूं, ठीक है, पुराने वाले कंसेप्ट में क्या था कि सब कुछ आप अपनी बिल्डिंग में सेटअप करते थे। तो जब सब कुछ आप अपनी बिल्डिंग में सेटअप करते थे तो प्रॉब्लम्स वहां पर क्या होती थी कि एक तो आपको रिसोर्सेज बाय करने के लिए अप फ्रंट कॉस्ट पे करना पड़ता है ना। अप फ्रंट कॉस्ट का मतलब मेरे को पहले सर्वर्स बाय करने हैं, राउटर्स बाय करने हैं, डिवाइसेस बाय करने हैं, स्विचेस बाय करने हैं। उसके बाद मैं सेटअप लगाने के लिए आर्किटेक्चर को पेमेंट करूंगा। फिर उसके बाद मैन पावर हायर करूंगा उसको मेंटेन करने के लिए। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है, कभी सर्वर खराब हो रहा है उनके कॉस्ट जाने हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम मुझे अपनी रखनी पड़ेगी, राइट। पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम मुझे अपना सेटअप करना पड़ेगा। एयर कंडीशन सिस्टम मुझे अपना खुद का सेटअप करना पड़ेगा। तो एक बिग कॉस्ट आपको लेके जाता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग इनसे ये चीजें लेते हैं, तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, जस्ट एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाइए, अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन बैंक की इंफॉर्मेशन अटैच करिए, और उसके जस्ट बाद आपको क्या है, आपको ये सारे रिसोर्सेस उनके डैशबोर्ड में आपको दिख जाते हैं, और आप फ्यू क्लिक करके सारे रिसोर्सेस लेते हैं और सेटअप आप कर लेते हैं। अब देखो, AWS जैसे अपने रिसोर्सेस के नाम वो EC2 बोलते हैं, तो एजोर वाले भी हम बोलते हैं, है दोनों एक ही चीज, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। AWS वाले कहते हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये एप्लीकेशन गेटवे बोलते हैं। कुबरनेटिस की सर्विस को ये कहते हैं, AWS वाले कहते हैं EKS, ये कहते हैं AKS। कंसेप्ट वही है, जस्ट नेमिंग चेंजेस हो गए, नेम बदल दिए। जैसे आप मार्केट में देखते हो हर एक व्हीकल, कार एक ही होती है, कार के इंजन वही लगा हुआ है, उसके टायर्स वही लगे हुए हैं, राइट। उसके अंदर जो मिरर है वो सेम कंपनी का लगा हुआ है, डोर सेम है। मोस्टली कार के जो पार्ट्स होते हैं वो सेम है, बट बनाने के बाद नाम अलग अलग कर देते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? कंफर्म करो। Yes, yeah. अब देखो, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें आपको ना कई टाइप्स के क्लाउड देखने को मिलेंगे। एक आपने सुना होगा नाम, प्राइवेट क्लाउड। एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा? प्राइवेट क्लाउड। एक आपने नाम सुना होगा, पब्लिक क्लाउड। एक आपने नाम सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और कौन से नाम होते हैं? Hybrid cloud. राइट, एक आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड क्लाउड। और बताओ, एक आपने सुना होगा मल्टी क्लाउड। ठीक है, तो पता है इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड में कौन बताएगा? किसको पता है पहले से? So yeah, some basic, I'm not sure, but might be it's incorrect.
So I can help. So uh, private uh, private cloud means that will accessible within some private network or something, not for outside public. And I think all cloud provider provide this kind of cloud. Uh, Hybrid cloud means it can a combination of other cloud provider as well. Like if we want to integrate AWS, Azure, GCP, all three services we can use or integrate to our system or our infra. And this is for hybrid, multi, and VPC. VPC approximately might be the banking system, whatever the internet kind of something earlier people used to use. I think that is a VPC kind of something. So, and I'm not sure about multi-cloud and public cloud. देखो, प्राइवेट क्लाउड हम लोग किसको कहते हैं? क्लाउड का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द क्लाउड, क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द क्लाउड? है किसी को आइडिया व्हाट इज द क्लाउड? अगर आप व्हाट इज द क्लाउड समझ जाओगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको समझ जाओगे। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? है पता किसी को? Clouds, yeah. Collection of servers. It's a collection of server which is hosted on the internet and we will access. It's a क्लाउड hosted का on- मतलब क्या है? व्हाट इज द क्लाउड? सर जैसे अभी कोई रिसोर्स अपन व्हाट इज द कंप्यूटिंग? वर्चुअली क्रिएट कर रहे हैं, जो कि वो फिजिकल नहीं है बट वो वर्चुअली है, तो उसको हम क्लाउड बोल सकते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटिंग? व्हाट इज द कंप्यूटिंग? देखो, ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, तभी एजोर डेवॉप्स बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। क्लाउड मीन्स बादल। क्या? बादल। कंप्यूटिंग का मतलब जब एक कंप्यूटर पे को आप मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हो, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करते हो, तो उसे हम लोग उस प्रोसेस को, उस टास्क को हम लोग कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स बादल, कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटर के अंदर जब आप प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। तो ये क्लाउड वर्ड से इंस्पायर होके एडब्ल्यूएस वाले, एजोर वालों ने इंस्पायर होकर क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपको बादल दिखाई देता है इंटायर द वर्ल्ड, किसी भी कोने में चले जाओ तो आपको बादल दिखाई देता है, वैसे ही हम आपको कंप्यूटिंग की सर्विस उसी तरीके से देंगे कि आपका कंप्यूटर कहीं पे भी हो, बट वो कहीं भी आप जाओ आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक बादल। क्योंकि बादल आपको आज इंडिया में हो, कल आप कहीं हो तो भी आपको बादल देखने को मिलेगा। वैसे ही इन्होंने बोला कि कंप्यूटिंग की सर्विस भी हम इस तरीके से देंगे। तो ये एक नया बिजनेस स्टार्ट ही किया इन्होंने, क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का। इसके लिए इन्होंने पहले अपना पूरा सेटअप किया, पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर लगाया, अपनी कॉमन साइट बनाई।
समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी सर। Yeah. तो आप भी अगर इस क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस पे आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, बट आपके पास पैसे होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया। तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब हम लोग समझें तो ये चीज पहले भी चल रही थी। कैसे? मान लो एक फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है, उसने अपना सेटअप लगाने के लिए, अब फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी मान लो यूएस में है, उसने अपना सेटअप लगाने के लिए किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे दिया। अब वो थर्ड पार्टी कंपनी ने उसका पूरा सेटअप अपनी बिल्डिंग के अंदर लगा दिया। ठीक है, अपनी बिल्डिंग के अंदर उसने लगा दिया, कहीं पे भी लगा दिया, मान लो यूएस में ही लगा दिया कहीं पे। अब फ्लिपकार्ट के जो एम्प्लॉय थे, जो मेन उनके आईटी के डिपार्टमेंट के लोग जो थे, उन्होंने बोला कि ये जो सेटअप लगाया है, इसे हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, एज अ वर्चुअल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। तो वो लोग यहाँ से बैठकर क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, वाया इंटरनेट। वो बात अलग है कि बैकएंड में वीपीएन सेटअप की गई है कि आप इंटरनेट से बैठ के भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉई इंटायर दी वर्ल्ड किसी भी कोने में जा रहे हैं, वो इस डेटा सेंटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी वो लोग कम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह यूज कर रहे हैं। वो लोग भी क्या कर रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह यूज कर रहे हैं। तो अगर किसी भी कंपनी का डेटा सेंटर इन हाउस सेटअप किया गया है, तो भी आप देखो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह वर्क कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा, कंफर्म करो आप लोग। हाँ जी, हाँ। जो मैंने थ्योरी बताया उसके अकॉर्डिंग तो कर रहा है ना वर्क। यस। तो ये आज भी देखो, एचसीएल कंपनी ने आपका डेटा सेंटर अपनी बिल्डिंग में लगा के रखा है, आप भी किसी भी कोने से एक्सेस कर रहे हो, मतलब आप भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स यूज कर रहे हो। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। क्या कहते हैं? प्राइवेट क्लाउड। क्योंकि आप इसे भी क्लाउड की तरह यूज कर रहे हो, तो ये प्राइवेट क्लाउड हो। अब पब्लिक क्लाउड क्या हो गया? पब्लिक क्लाउड का मतलब हुआ कि आपने AWS पे गए या एजोर पे गए, आपने 10 सर्वर क्रिएट कर लिया, ठीक है, और आपने फ्यू सेटअप किए और अपने डेटा सेंटर लगा लिए। दैट इज द पब्लिक क्लाउड। क्या? पब्लिक क्लाउड। फिर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या हो गया? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब हो गया कि आप क्लाउड प्रोवाइडर पे गए, आपने सेटअप नहीं लगाया, पहले पहले आपने EC2 क्रिएट नहीं किया, आपने VM क्रिएट नहीं किया, पहले आपने गए और वहां पर पहले अपनी एक स्पेस लिया, आपने एक जगह लिया, आपने एक आपने पहले बाउंड्री किया, वहां पे जाके आपने एक स्पेस लिया उनसे, एक मुझे स्पेस दो, वर्चुअल दो बट मुझे स्पेस दो। उन्होंने आपको एक स्पेस दिया, आपने उसे बाउंड्री किया। अब उसके अंदर फिर आप अपने EC2 लगा रहे हो, अपनी VMs लगा रहे हो, इसके अंदर आप अपने लोड बैलेंसर्स लगा रहे हो, इसके अंदर आप राउटर्स लगा रहे हो, इसके अंदर आप डेवऑप्स की सर्विस लगा रहे हो, इसके अंदर आप सब कुछ लगा रहे हो। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। बट इन फ्रंट ऑफ वी एड न्यू वर्ड वर्चुअल। वाई? क्योंकि ये वर्चुअल है, नॉट अ फिजिकल। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो आपने सुना होगा कभी एजोर में या AWS में कि आप अपनी VPC बनाते हो, नेटवर्क सेटिंग करते हो, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। AWS में VPC है, एजोर में VNet बोलते हैं। तो फिर आप अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर लगा रहे हो, इवन डेवऑप्स की सर्विस इसके अंदर लगा रहे हो। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड का मतलब हुआ कि आपने क्लाउड प्रोवाइडर के पास गए, आप आपने अपना वर्चुअल प्राइवेट सेटअप वहां पे किया, लेकिन आपने एप्लीकेशन फ्रंट एंड सर्विस बैक एंड सर्विस वहां पे रखी, और आपने डेटाबेस इन हाउस रखिया, इन हाउस बिल्डिंग में। फिर आपने दोनों की कनेक्टिविटी सेटअप किया और देन उसके बाद आपका डेटा सेंटर लॉन्च हुआ फाइनल। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। समझ आ रही मेरी बात? है कुछ सेटअप आपने ऑन प्राइम में रखा, कुछ आपने
इनके ऊपर रखा, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट मल्टी क्लाउड क्या होता है? मल्टी क्लाउड का मतलब हुआ कि आप किसी एक क्लाउड को यूज करके सेटअप नहीं कर रहे हो, आपने कुछ रिसोर्सेज AWS पे रखे हो, कुछ एजोर पे रखा है, कुछ गूगल पे रखा है, कुछ ऑन प्रेम में रखा है, सबको आपस में कम्युनिकेट करके फिर आप फाइनल एक डेटा सेंटर लॉन्च करते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लाउड। तो बहुत सी कंपनी आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनके बैकएंड सर्विस एजोर में है, या जिनकी डेवऑप्स की सर्विस एजोर में है, तो हो सकता है फ्रंट एंड और बैकएंड सर्विस AWS पे है और डेटाबेस सर्विस ऑन प्रेम में है, ऐसा भी होगा। तो ऐसी कम सिनेरियो पे हम लोग कहते हैं मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है? किसी को डाउट? Can you explain public again? Public cloud. क्या नाम है? हेलो, Hello. नाम क्या है? आदित्य. क्या समझ नहीं आया इसमें? Public cloud. प्राइवेट समझ आ गया, Yes. वर्चुअल प्राइवेट समझ आ गया, हाँ. हाइब्रिड समझ आ गया, हाँ. ठीक है। पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है कि आपने AWS पे गए और एज्योर पे गए, आपने कोई अपना VNet या VPC वगैरह सेटअप नहीं किया, आप उनके डिफॉल्ट पे ही जाकर आपने रिसोर्सेज वगैरह बना लिया, वो उसको पब्लिक क्लाउड में आता है। Okay. ठीक है। Okay. नेक्स्ट, अब ये जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं अपनी सर्विस को तीन तरीके से देते हैं। एक होता है IaaS, एक PaaS, SaaS। तो अपनी सर्विसेज ये लोग जो दे रहे हैं आपको, उसको तीन कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं, IaaS, PaaS, SaaS। तो बता सकता है मेरे को कोई इनमें क्या डिफरेंस है? Uh, the difference between these is like IaaS means infrastructure as a service. Okay, so it should be a combination of all their services. Like they will provide some infra that will a combination of software and other some platform. And PaaS means platform as a service means they provide kind. एक्सप्लोर करके बताओ, ये तो ऐसा रटा रटा है, गूगल से निकाल के बोल दिया, एक्सप्लोर करके बताओ जिससे और भी लोगों को अंडरस्टैंड हो। Okay, so. So I'll start from SaaS, okay, software as a service. So software as a service means a single kind of software service अगर कोई cloud provider provide करना चाह रहे हैं, like a code commit you are telling, or something like a build tool they will provide. So that service they will provide to us, and that we will use. Okay, that is a single kind of thing. And the combination and IaaS or platform PaaS is the kind of like combination of these multiple software and like end-to-end thing they will provide. नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा? और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस को यूज कर सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में प्लेटफॉर्म एंड रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, मींस एनवायरनमेंट भी देते हैं जहां पर वो कोड भी राइट कर सकता है। राइट, और IaaS? वो नहीं पता लास्ट वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट।
देखो, IaaS का मतलब क्या हुआ? IaaS का मतलब हो गया उन्होंने आपको इंफ्रा दे दिया। इंफ्रा मींस आप इनकी साइट पे गए, आपको एक VM मिल गई। तो VM क्या है? VM जस्ट एक इंफ्रा है कि आपको मार्केट से सर्वर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको इन्होंने एक हार्डवेयर दे दिया। अब हार्डवेयर तो आपको दे दिया उन्होंने, अब आपने इनसे VM लिया क्यों है? आपने इनसे VM लिया है अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। अब आपकी एप्लीकेशन मान लो ईमेल बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं अपना खुद का ईमेल सर्वर तैयार करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? खुद का ईमेल सर्वर तैयार करना चाहता हूँ। तो ईमेल सर्वर तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, फिर उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, फिर ईमेल बेस्ड सर्विस एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। देन उसके बाद फिर आप ईमेल की सर्विस गेट कर पाओगे, मतलब आप किसी को ईमेल भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो आपने AWS से या एजोर से क्या किया? VMs ले लिया। तो आपको फायदा ये हुआ कि मार्केट से सर्वर खरीदना नहीं पड़ा, VMs आपको मिल गई। तो VMs मिलने का मतलब हुआ कि इंफ्रा की सर्विस आपको मिल गई। क्या मिल गई? इंफ्रा की सर्विस आपको वहां से मिल गई। तो ये हो गया IaaS, कि उन्होंने इंफ्रा की सर्विस आपसे दे दी, आपको दे दिया, और सिर्फ वो आपसे इंफ्रा की सर्विस का पैसा लेंगे। अब उसके बाद OS आपको डालना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ईमेल सर्विस के लिए जो एप्लीकेशंस है वो डिजाइन आपको करना है। उसके बाद उसके ऊपर लोड आपको करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी है, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म्स आपको बनाना है। तो प्लेटफॉर्म पूरा आप बना रहे हो, आपको मिला सिर्फ क्या है? इंफ्रा। प्लेटफॉर्म्स बनाने के बाद फिर आप यूज कर रहे हो। तो जहां पे सिर्फ आपको इंफ्रा मिला है उसको कहते हैं हम लोग IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। लेकिन आप इनसे ये भी बोल सकते थे कि मेरे को रेडी टू मूव आप दे दो, प्लेटफॉर्म बनाकर दे दो, ठीक है, सेटिंग मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूंगा मुझे जैसा यूज करना है। तो प्लेटफॉर्म पे ऐसा होगा कि इंफ्रा भी वो आपको दे रहा है, OS भी डाल के दे रहा है, प्लस वो एप्लीकेशन सर्विस को कॉन्फ़िगर भी करके दे रहा है। आप जस्ट जाते हो और फ्यू सेटिंग अपने अकॉर्डिंग करते हो, देन उसके बाद आप यूज करते हो। तो जहां पर आपको इंफ्रा विथ प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं पैस, PaaS। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? जैसे कोड कमिट, ठीक है, एजोर रेपो, ये सब क्या हो गया? प्लेटफॉर्म। जहां पर आपको कोई सर्वर नहीं लेना, कोई वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम नहीं डालना, आप जस्ट गए, आपको प्लेटफॉर्म पूरा मिल गया, आप जस्ट जाकर यूज करना स्टार्ट कर देते हो। आपको रेडी टू मूव कोड बिल्ड मिल गया, कोड पाइपलाइन मिल गया, आप अपना सोर्स कोड लेके जाते हो, जस्ट वहां पे बिल्ड करते हो। तो जनरली अगर मान लो मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, डेवलपर ने कोई सोर्स कोड लिखा है और मुझे उसे बिल्ड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले मशीन लेनी पड़ेगी। अब उसमें देखना पड़ेगा कि डेवलपर का जो कोड है वो किस लैंग्वेज का है, जावा का है तो माविन इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद मैं उस पर बिल्ड के प्रोसेस चलाऊंगा। तो मतलब मैंने इंफ्रा भी खुद लाया, प्लेटफॉर्म भी खुद बनाया, फिर बिल्ड खुद कर रहा हूं। लेकिन मैंने क्या बोला इनसे कि मुझे आप कोड पाइपलाइन दे दो। तो फिर मुझे वहां पर इंफ्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, फ्यू क्लिक किया, मुझे कोड पाइपलाइन की सर्विस मिल गई, रेडी टू मूव प्लेटफॉर्म। मैं जस्ट अपना कोड लेके गया और बिल्ड करके आ गया। सैस का मतलब क्या हुआ? सैस का मतलब जैसे मुझे ईमेल की सर्विस चाहिए, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई सेटिंग भी नहीं आती, मैंने गूगल पे गया और गूगल जीमेल अकाउंट बनाया और यूज करने लगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं जो जीमेल से मेल भेज रहा हूँ, किसी को मेल रिसीव कर रहा हूँ, तो क्या बैकएंड में कुछ करना नहीं पड़ा होगा? बट आपको नहीं करना पड़ा क्योंकि आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लिया है, जैसे आउटलुक हो गया। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पैस और IaaS। क्लियर है? कंफर्म कर दो।
फिर मैं आगे चलूँ। हेलो हाँ, सर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को ऐसा बोल सकते हैं ऑन डिमांड बेसिस ये काम कर रहा। हाँ बोल सकते। ओके। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो। यस क्लियर। क्लियर। देखो, तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उनकी जो वेबसाइट होती है, पोर्टल, वो है portal.azure.com। और एक है dev.azure.com। ठीक है। ये जो portal.azure.com है, ये जो है, ये एजोर क्लाउड के लिए है। और ये जो है dev.azure.com, ये इनकी डेवऑप्स के लिए। ठीक है। तो इनकी जो डेवऑप्स की सर्विस है, उसमें देखो आपको क्या क्या मिलता है। एक तो आपको ओवरव्यू, बोर्ड मिलता है, रेपो, पाइपलाइन, टेस्ट प्लान एंड आर्टिफैक्ट। बोर्ड मतलब आप अपना पूरा वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। जैसे जीरा होता है मार्केट में, जो बिजनेस एप्लीकेशन टूल होता है। बिजनेस एप्लीकेशन टूल का मतलब देखो क्या होता है, कि मान लो मैंने एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया। अब प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद मुझे प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस करना है, रन टाइम प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में 50 बंदे काम कर रहे हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखें, पहले कैसे करते थे। पहले आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो एक ईमेल आईडी होती थी, याद होगा आप लोग को। उस और ईमेल का एक ग्रुप होता था। उस प्रोजेक्ट्स के नाम का एक ग्रुप बनाते थे और सबकी ईमेल उसे ऐड कर देते थे। और कहते थे कि उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग को कोई भी नया चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, एक्टिविटीज करना है, तो आप पहले उसी ईमेल में, ग्रुप में ईमेल कर दिया करें, जिससे कि सबको एक नोटिफिकेशन चला जाए कि अच्छा ये एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रही है। इस तरीके से करते थे। बट वो उतना अच्छा परफेक्ट नहीं होता था। इन्होंने क्या किया, अब प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट टूल ला दिया। ठीक है। जैसे जीरा था, ऐसे यहाँ पे बोर्ड है। कुछ भी एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स में करना है, आप यहाँ जाके अपडेट करते जाओ। कोई भी एक्टिविटीज कर, प्रोसेस कहाँ पहुंचा, किस टाइम पहुंचा, आपको कोई बग दिख रहा है, आप अपना बग आके यहाँ पे टाइप कर दो। तो दूसरे दिन कोई आएगा, उसको दिख जाएगा अच्छा ये पर्टिकुलर बंदे ने कोई बग बताया है प्रोजेक्ट्स पे। या कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो आप अपनी इंप्रूवमेंट, अपने थॉट्स लिख दो। तो लोगों को पता लग जाएगा अच्छा ये इंप्रूवमेंट के लिए किसने ये बात बोली है। आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो तो एक्टिविटीज करके वहां पर आप उसके स्टेटस लगा दो कि अच्छा ये एक्टिविटीज इस स्टेटस पे पहुंच चुकी है। अच्छा ये अभी स्टार्टिंग पे है, ये डूइंग पे है, ये डन हो गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ जी।
जैसे स्कोर बोर्ड होता है ना, पहले आपने देखा है कि जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो क्रिकेट मैच कहाँ चल रहा है, ग्राउंड में, लेकिन कितना रन, कितना विकेट, कितना ओवर बचा है, उसका एक स्कोर कार्ड लगा देते हैं जिससे कि सबको दिखता रहे। वैसे ही है ये, कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हैं, क्यूबिडिस क्लस्टर लगा रहे हैं, क्या कमिट करने चाह रहे हैं, उसका एक स्कोर कार्ड आप यहाँ पे रख देते हैं जिससे सबको अपडेट होता है। तो ये वो चीज है। उसके बाद रेपो, ये वही रेपो है कि आप अपने सोर्स कोड जो गिटहब है, उसके बाद पाइपलाइन, ठीक है, इस पाइपलाइन में आके आप बिल्ड करना चाहो, बिल्ड करके फिर ये टेस्ट प्लान है। टेस्ट प्लान वही है कि आपके सॉफ्टवेयर बिल्ड हो चुका है कंप्लीटली, अब आप उसका टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे सिलेनियम वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फिर वो आर्टिफैक्ट है कि फाइनल आर्टिफैक्ट जो आपका रिपोर्ट निकल के आया, आर्टिफैक्ट का क्या करना। तो ये इतनी सर्विस होती है, 1 2 3 4 5 6, ये तो ओवरव्यू है। 5 ऐसी सर्विसेज है जो आपके एजूर डेवॉप्स को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्लाउड के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे वी नेट्स हो गए, लोड बैलेंसर हो गए, क्योंकि फाइनली आप जो चीज़ डिप्लॉयमेंट करोगे वो कहाँ पे करोगे, इनकी कुबरनेटिस सर्विस पे करोगे। कुबरनेटिस सर्विस कहाँ चल रही होंगी, अपनी प्राइवेट क्लाउड पे लगाओगे, वी नेट पे। फिर लोड बैलेंसर भी चाहिए आपको, ठीक है, ऑटो स्केलिंग भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। तो ये इनका कहने का मतलब है कि इनका एजोर डेवॉप्स का जो पोर्टल है, वो पोर्टल क्या है, dev.azure.com, और क्लाउड का पोर्टल ये है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। तो आप मुझे बताओ, आप में से एजोर के ऊपर अकाउंट किस किस के बने हुए हैं? कौन बनाएगा अकाउंट, अपना स्क्रीन शेयर करो। मेरा बना हुआ है सर, अजूर। कोई दिक्कत नहीं, एजोर पे बना हुआ। किसका नहीं बना हुआ अकाउंट? मेरा नहीं बना कोई नहीं, आप स्क्रीन शेयर करो, आपको मैं बताते चलता हूँ, आप बनाते जाओ। करो स्क्रीन शेयर वहां से। कर रहे हो स्क्रीन शेयर? हेलो? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। शेयर किया है, शेयर। आपने स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है। तो आप portal.azure.com पोर्टल ओपन कर पे जाओ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिखो। अकाउंट क्रिएट वन। हाँ, क्रिएट वन कर दो, अकाउंट नहीं है।
स्किप करना है ये आप ये हाँ स्किप कर दो ये सर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन सर्च करो यहाँ पे, या स्टार्ट में क्लिक करो, यहीं पे आ जाएगा स्टार्ट, कोई भी सर्विस में स्टार्ट में क्लिक करो। स्टार्ट में क्लिक करो। ठीक है, स्टार्ट फ्री, फ्री अकाउंट। अब आप अपना नाम लिखे। ऑप्शनल है। कौन सा बोल रहे हो? एड्रेस सिटी। कुछ भी डाल दो, पूरा मत डालो, ऐसे नॉर्मल डालो। ये इन्फॉर्मेशन आप अनशेयर करके डाल दो। अब स्क्रीन को शेयरिंग स्टॉप करके डाल दो। ये यहाँ पर रियल इंफॉर्मेशन एंटर करना है, ऐसे कार्ड नंबर और कार्ड नंबर रियल रियल, वो 2 रुपए कटेगा, फिर आपको रिफंड आ जाएगा, आपको 13 साढ़े 13 हजार रुपये मिलेगा प्रैक्टिस करने इसके लिए। ठीक है,
साइन अप कर दो। साइन अप कर दो। अब हो गया तो शेयर कर दो स्क्रीन। आप जबलपुर के रहने वाले? हाँ। जबलपुर में कहाँ? जबलपुर में दमोह नाका। अच्छा, दमन। तो इन्फोसिस आप बैंगलोर में हो? बैंगलोर वाले इन्फोसिस में हो आप? हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप इन्फोसिस में हो ना? हाँ। तो बैंगलोर वाले में हो? नहीं, पुणे में हूँ। अच्छा, पुणे वाले में। तो वर्क फ्रॉम होम है या पुणे में ही रहते हो? अभी वर्क फ्रॉम होम था अभी 2 साल से, लेकिन ऑफिस अब बुला रहे हैं अप्रैल से। सही है, चले जाओ ऑफिस में तो अच्छा रहता है। वन टाइम पासवर्ड, ये मोबाइल में आया क्या? ये मोबाइल पे ओटीपी आया होगा आपको, जो बैंक पे इंफॉर्मेशन डाला होगा ना, जो नंबर। हाँ, उसमें ओटीपी आया था तुम्हारे मोबाइल में। हाँ, बना जरा क्या। हाँ ठीक है। सरप्राइज। चेक विथ योर बैंक, बैंक कुड नॉट ऑथराइज दिस पे। रुपए कार्ड तो नहीं है ये? हाँ। रुपए कार्ड तो नहीं है? नहीं, एटीएम ही है, एसबीआई का। एक बार कोई क्रेडिट कार्ड डालना, अगर हो तो। कार्ड तो नहीं है। डेबिट कार्ड का वो इंटरनेशनल एक्सेस है हाँ, क्या? वो आई थिंक वो भी देखना पड़ेगा ना। कई बार हाँ, एसबीआई वाले इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्सेस वाले ट्रांजैक्शन इनेबल नहीं देते हैं। एप्लीकेबल रहता है, तो रुपए वाला नहीं रहता है।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? कोई नहीं आदित्य, आप एक बार ट्राई करना, बाकी इजी है। बाकी आप में से और किसका अकाउंट नहीं है? विजय आपका अकाउंट है? शेख आपका अकाउंट है? निखिल सर मेरा है अकाउंट। आपका अकाउंट है ना? ठीक है विजय। चलो तो आज मैं ना एक क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें ना और भी बंदे ऐड होंगे नेक्स्ट वीकेंड तक में। ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी मुझे टैग कर दो। यहाँ पे टैक्स करना है। नहीं, मेरे नंबर पे ही कर देना। और आप सभी को ओके। हैप्पी होली। हेलो जी बोले। सर, वो नोट्स नोट्स ही प्रोवाइड करेंगे कि मतलब सेल्फ? नहीं, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। नोट्स वगैरह सब दूंगा, ठीक है? अभी सिर्फ इतना इसको रिवीजन करके आना जितना मैंने अभी पढ़ाया है। ओके।